देवयानी के समूह को चलते हुए 2 दिन हो चुके थे। इस समय वो लोग एक पहाड़ी दर्रे को पार कर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें तेजी से चलने में दिक्कत हो रही थी। कई बार रुक रुक कर वो आराम करते, फिर आगे बढ़ जाते। उन्होंने जो रास्ता चुना था उस रास्ते पर आबादी कम थी। अभी तक उन्हें कुल मिलाकर 4 गांव ही दिखे थे, जिनसे वो बाहर बाहर ही निकल आए थे। इस वक्त प्रताप गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था और कार्तिक और देवयानी पीछे बैठे हुए थे। देवयानी ने अपने सामने एक नक्शा फैला रखा था। उसने एक जगह उंगली रखते हुए कहा, अभी हम यहां हैं। कुछ देर तक इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो हम जल्दी ही इस गांव के नजदीक पहुंच जाएंगे। कार्तिक उसके बताए गए निशान को देखने लगा। पर हमें इस गांव के बीच से होकर गुजरना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम घोड़ों पर होते तो इस दर्रे से निकल सकते थे, पर इस गाड़ी को हम उस रास्ते से नहीं निकाल सकते। उसने एक जगह हाथ रखते हुए कहा। देवयानी ने नक्शे को देखा और फिर सहमति से सर हिलाया। और कोई रास्ता नहीं है तो हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आखिरकार कभी ना कभी तो ये होना ही था, देवयानी बोली। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। देवयानी और कार्तिक बाहर निकले तो प्रताप बोल पड़ा, हम काफी देर से रुके नहीं हैं, कुछ देर घोड़ों को भी आराम मिल जाएगा। सब वहीं आराम करने लगे। देवयानी ने प्रताप को गांव के अंदर से गुजरने की बात बता दी। सुनकर प्रताप ने सहमति में सर हिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद वो आगे बढ़ चले। इधर अधीश को भी मौसम से परेशानी उठानी पड़ रही थी और वो घोड़े पर था, इसलिए उसे और भी दिक्कत हो रही थी। पर उसे एक फायदा था कि वो जैसे चाहे वैसे रास्ते से आगे बढ़ रहा था। इस हिसाब से उसमें और देवयानी के समूह में कोई ज्यादा फासला न था। वैसे भी उसे उनके पीछे ही होना था ताकि उन पे नजर रख सके। पर अधिपति कैलाश ने उसे एक निश्चित जगह पर रुकने के लिए बोला था, जिसका कारण उसे नहीं पता था, पर वो उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। उसने नक्शा देखा तो वो उस पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं था जहां उसे 2 दिन तक रुकना था। उसने 2 दिनों तक के लिए भोजन की व्यवस्था पिछले गांव में ही कर ली थी, ताकि उसे कम से कम इस दिक्कत का तो सामना ना ही करना पड़े। वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे वो पहाड़ी नजर आ गई जहां उसे जाना था। उसने अपने घोड़े को उस पहाड़ी के रास्ते में डाल दिया। कुछ ही देर में वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां उसने देखा एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जो कि काफी पुरानी लग रही थी। उसने आसपास देखा तो वहां उसे कोई और नजर नहीं आया। वो घोड़े से उतरा और उसने आवाज लगाई ताकि अगर कोई उस झोपड़ी के अंदर हो तो बाहर आ जाए। हालांकि उसे किसी के वहां होने की उम्मीद कम ही लग रही थी। फिर भी उसने कुछ देर तक इंतजार किया। फिर उसने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा। वहां किसी के होने के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपना सामान घोड़े से उतारा और अंदर लाकर रख दिया। अब वो कुछ देर आराम करना चाहता था। इधर 2 दिन से विभूति एक कमरे में ही बंद था। गोपाल दास ने उसको कैद नहीं किया था, पर सावधानी के नाते वो बाहर नहीं जा रहा था। पर अब उसे अंदर घुटन सी होने लगी थी। पता नहीं उसे ऐसे कब तक छुप के रहना पड़े। उसे अपने से ज्यादा देवयानी और अधीश की चिंता थी, और सच कहा जाए तो देवयानी की ज्यादा। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी, पर विभूति मन ही मन देवयानी को पसंद करता था। और इसी वजह से जब उसे पता चला कि देवयानी को उस अभियान पर भेजा जा रहा है, वो उसके साथ जाने या उसके पीछे जाने की कोई न कोई तरकीब खोज रहा था। इन्हीं सब के चक्कर में वो गोपाल दास के संपर्क में आया, जबकि वो जानता था कि गोपाल दास और विश्वनाथ पुरोहित की आपस में कट्टर दुश्मनी थी। पर उसे देवयानी की फिक्र थी, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। क्योंकि अगर वो सारी बात अधीश या विश्वनाथ पुरोहित को बताता तो उसे दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ना तो वो कोई तत्व सिद्धिधारक था और ना ही कोई धनी और बड़े खानदान से संबंध रखता था। इसलिए वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उधर उसे यह भी मालूम था कि अधीश दिव्य कलश को खोज रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और अगर वो कामयाब होता है तो विभूति भी सिद्धिधारक बन सकता है और देवयानी के करीब जा सकता है, उसके लायक बन सकता है। उसके पास एक अच्छा मौका था जो उसने गंवा दिया, और अब वो परेशान था कि ना तो वो देवयानी के साथ जा पाया था और ना ही वो अधीश के साथ उसके अभियान में शामिल हो पाया था।
इस वक्त उसके पास बाहर की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उसे गोपाल दास बाहर जाने दे रहा था। उसे बस एक मौका चाहिए था। उसने ठान लिया था कि वह अधिपति कैलाश के साथ मिलकर उन्हें पूरी बात बता देगा। उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा वो उसे स्वीकार होगा। बस वो एक बार इनके चंगुल से बाहर निकल पाए, जिसका मौका उसे बस दिन में 3 बार मिल सकता था, जब उन्हें खाना देने के लिए रविदास वहां आता था। उसने सोच लिया था कि आज उसे वहां से बाहर निकलना ही है। रविदास को तो वो वैसे भी पसंद नहीं करता था, इसलिए अगर रविदास को नुकसान भी पहुंचाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। इधर देवयानी का समूह गांव में दाखिल हो चुका था। जहां जहां से वो गुजरते लोग खड़े होकर उन्हें देखने लगते। ऐसा लगता था कि गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। लोगों ने शायद पहली बार गाड़ी देखी थी। प्रताप ने देखा कि वहां के लोगों ने कपड़े भी नाम मात्र को पहन रखे थे और पुरुषों का कमर से ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल ही कपड़े के बिना था। प्रताप को लगा कि ये किसी खास प्रजाति के ही वासी हैं, क्योंकि ना तो उसने इन लोगों को पहले कभी नगर में देखा था और ना ही उनके बारे में सुना था। देवयानी और कार्तिक भी गाड़ी के अंदर से उन अजीब लोगों को देख रहे थे। प्रताप की तरह उन्होंने भी पहले इन लोगों के बारे में सुना था। कुछ देर तक चलने के बाद प्रताप ने देखा एक महिला बेसुध सी मार्ग के किनारे पड़ी हुई है और उसके आसपास 2 छोटे छोटे बच्चे बैठ के रो रहे हैं और उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई और उस महिला के पास नहीं जा रहा था, जैसे वो भयभीत हो। प्रताप ने गाड़ी उनके पास रोक दी और नीचे उतर आया। देवयानी और कार्तिक भी गाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने आसपास देखा तो कई लोगों को दूर से ही उन्हें देखता हुआ पाया। वो लोग उस औरत के पास पहुंचे। उन्हें पास आता देख दोनों बच्चे चुप हो गए और उन लोगों को देखने लगे। देवयानी उस औरत के पास बैठ गई और देखने लगी कि वो जिंदा है भी या नहीं। उसने देखा कि सांसें बहुत धीरे चल रही हैं। उसने कार्तिक से पूछा कि क्या आसपास कहीं साफ पानी का स्रोत उसे दिख रहा है। कार्तिक ने देखा तो कहीं भी उसे पानी नजर नहीं आया। उसने प्रताप की तरफ देखा तो प्रताप उसका इशारा समझकर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसने सामान में से एक पानी का खाली कटोरा निकाला और ले जाकर देवयानी के पास रख दिया और उसके पास ही बैठ गया। फिर उसने अपना सीधा हाथ कटोरे के ऊपर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बीते तो कटोरे के बगल की जमीन एक बिल्कुल पतली पानी की धार फूटी और उस कटोरे को भरने लगी। प्रताप और देवयानी ने उस कटोरे को इस तरह घेर रखा था कि दूर खड़े लोगों को मालूम ही नहीं चला कि वहां क्या हो रहा है। कुछ ही देर में पानी की धार बंद हो गई। कटोरे में पर्याप्त पानी आ चुका था। उन्होंने उस पानी को पहले उन बच्चों को पिलाया, फिर बचा हुआ पानी औरत के मुंह पर देवयानी ने छिड़क दिया। कुछ देर बाद उस औरत ने आंखें खोल दी। अपने सामने अजनबियों को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। उसकी आंखों में डर की छाया तैर गई। क्या हुआ तुम्हें? देवयानी ने बड़े प्यार से पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन लोगों को देखती रही। प्रताप और कार्तिक ने दूर खड़े लोगों को देखा और उनकी तरफ हाथ हिलाकर पास आने का इशारा किया, पर कोई अपनी जगह से नहीं हिला। अजीब बात है, या तो यहाँ के लोग बहुत पत्थर दिल हैं, या फिर इस औरत से उन्हें डर लगता है। कोई पास आने को तैयार नहीं है। प्रताप बड़बड़ाया। तुम्हारा घर कहाँ? देवयानी उस औरत से बोली। उसने इस बार भी जवाब नहीं दिया, पर हाथ के इशारे से एक तरफ इशारा किया। देवयानी ने उसे कंधे से सहारा देकर उठाया और वो लोग उस औरत के घर की तरफ चल पड़े। इधर अधीश ने कुछ ही देर आराम किया था कि उसके कानों में घोड़ों के दौड़ने की आवाज पड़ी। आवाज से उसको अंदाजा हो गया था कि वो एक से ज्यादा घोड़े थे। फिर कुछ ही देर में पहाड़ियों की आवाज, यानी कोई गाड़ी पहाड़ी पर आ रही थी। शायद इस झोपड़ी का मालिक वापस आ गया है, अधीश ने सोचा। उसे वहां अभी 1.5 दिन तक रुकना था, इसलिए वो सोच में पड़ गया कि अब वो कहां रुकेगा। हालांकि उसके पास कहीं भी रुकने के लिए तंबू की व्यवस्था थी, पर वो मौसम की वजह से बाहर तंबू में रुकना नहीं चाहता था। हो सकता है कि वो अच्छा इंसान हो, उसने मन ही मन सोचा। आवाजें अब काफी पास आ गई थी। कुछ ही देर में वो गाड़ी आकर झोपड़ी के बाहर रुक गई। अधीश बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें 3 घोड़े लगे हुए थे वहां आकर रुकी थी। अधीश ने देखा कि एक घोड़े की जगह खाली थी। फिर उसने गाड़ी के चालक की तरफ देखा। उसने एक बड़ा सा लबादा ओढ़ा हुआ था, चेहरे पर भी कपड़ा लपेटा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें खुली हुई थी। इन आंखों से वो अधीश को घूर रहा था।
अधीश को वो कद काठी और आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो धीरे से गाड़ी से नीचे उतरा और अधीश की तरफ बढ़ा। पास आकर उसने अपना लबादा उतारा। अधीश की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने पाणिक खड़े थे, सही सलामत, मुस्कुराते हुए। क्यों? हैरान हो गए ना? पाणिक ने हंसते हुए कहा। अधीश के मुंह से बोल नहीं फूटा। वो बिना कुछ कहे स्तब्ध निगाहों से उन्हें देखे जा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अधिपति कैलाश ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे कुछ बोलो भी, तुम तो एकदम पत्थर हो गए हो। पाणिक बोले। मैं क्या बोलूं? मुझे यही नहीं समझ आ रहा। अधीश बोला। ये सब आप और अधिपति जी की योजना थी? हां, हमें शक हो गया था कि हम चारों तरफ से गुप्तचरों से घिरे हुए हैं। ऐसे में मेरा इतने दिनों के लिए बिना वजह गायब रहना उन्हें शंकित कर देता, और मुझे तुम्हारे साथ तो जाना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। इसलिए हमने उन्हें गायब होने की वजह दे दी। पाणिक बोले। पर क्या मेरे पीछे गुप्तचर नहीं होंगे? अधीश ने पूछा। हो भी सकते हैं और नहीं भी। कम से कम मुझे तो कोई नजर नहीं आया। और वैसे भी तुम्हारे जाने की वजह वही बताई गई है जिसके लिए तुम बार बार गायब होते रहते हो। पाणिक ने कहा। वो क्या? वही दिव्य कलश की खोज, और क्या? पाणिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अधीश को यह जानकर अब तसल्ली मिली कि वो इस अभियान में अकेला नहीं था। वैसे भी उसकी यहां की यादों ने अभी तक उसका साथ पूरी तरह नहीं दिया था, इसलिए वो और परेशान था। लेकिन तत्व सिद्धि को पाने की इच्छा ने उसे इस अभियान की तरफ स्वतः ही धकेल दिया था। विभूति के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई तो उसे रविदास के कमरे के पास आने की आहट मिली। वो सतर्क हो गया। इससे पहले कि दरवाजा खुलता वो धीरे से दरवाजे के पीछे छुप गया। रविदास ने खाने का थाल लेकर कमरे के अंदर प्रवेश किया। उसने इधर उधर देखा तो उसे विभूति कहीं नजर नहीं आया। अचानक विभूति ने उसे जोर से धक्का दिया तो रविदास कमरे के और अंदर जाकर जमीन से जा लगा, और उधर विभूति ने फुर्ती से कमरे के बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रविदास को कुछ समझ में आता उससे पहले वो जमीन पर था। उसका सर जमीन से जोर से टकराया और वो अपने होश गंवा बैठा। इधर उस औरत को लेकर देवयानी, कार्तिक और प्रताप उसके घर जा पहुंचे। वो एक छोटा सा पुराना घर था। दरवाजे इतने पुराने थे कि कभी भी टूट सकते थे। घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी लाठी का सहारा लेकर खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो आंखों से देख नहीं सकता था, पर फिर भी उसकी निगाहें सड़क पर ही जमी हुई थी, जैसे उसे औरत और बच्चों का ही इंतजार था। देवयानी ने घर का दरवाजा खोला। उसके बाद औरत और बच्चों को अंदर ले गई। प्रताप और कार्तिक बाहर ही रुककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने लगे। रात का समय शुरू हो गया था। देवयानी, कार्तिक और प्रताप ने आज की रात वहीं गुजारने का सोच के पड़ाव डाल दिया था। इस समय सब आग के आसपास बैठे हुए थे। जब बुजुर्ग ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, उसके मुताबिक उस गांव के पूर्वी किनारे पर एक पानी का झरना था जिसमें से लगातार साफ पानी आता था, और उसी झरने के नीचे वो झील थी जिसकी वजह से इस समय पूरे गांव पर आफत आई हुई थी। वो झील इस गांव के बसने से भी पहले से मौजूद थी। सारा गांव उसे पवित्र पानी की झील कहता था। बुजुर्ग ने बताया कि उस झील के पानी में चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो रोगनाशक पानी और कई तरह के पानी के पौधों से भरी हुई थी। जिसको सुखाकर गांव के वैद्य ने कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई थी। उनके सहारे ही वो पूरे गांव की सेहत का रखवाला था। पर इस वक्त उसी झील के कारण पूरे गांव पर संकट आया हुआ था। गांव के सारे जवान पुरुष और बड़ी उम्र के बच्चे उसी झील की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। एक समय पर जीवन की रक्षा करने वाली वो झील गांव के विनाश का कारण बनी हुई थी। क्या झील वापस अपने पुराने पवित्र रूप में बदलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।